स्वागत है आपका MIM भारत में दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरह से अंजुम काशिफ ने बंगाल चुनाव जो चौथे चरण के मतदान के बाद ओवैसी साहब के साथ जो एक इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, उसमें से उन्होंने पूछा 294 सीट्स पर अपने साथ का लक्ष्य रखा है, तो आपका निशाना कहीं और है और नज़रें कहीं और है। क्या आपका निशाना ममता पर है या फिर मोदी पर है? तो उनका जवाब इस तरह से था। आज इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज तक के खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी जी, AIMIM चीफ हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, 294 में से 7 सीटों पर लड़कर आपकी निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है? नहीं, 6 सीट पर लड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हमारे 7 सीट पर ही है और शुरुआत है। और हमको यकीन है कि बंगाल में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होने वाला है और इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो निशाने पे मोदी भी है और ममता बनर्जी भी हैं। सबसे लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे। अंजुम काशिफ ने आगे पूछा कि आप क्यों ऐसा नहीं करते कि मुस्लिम वोट्स को बांटने का काम करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुस्लिम वोट्स को बांटने का काम नहीं करते, हम अपना हक के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। वही फिर सवाल पूछा जाएगा, सर आपने मुस्लिम वोट को बांटने के लिए यहाँ पर आप आए हैं? देखिए, अब सेकुलर पार्टी जो है मुझे अछूत समझती है, तो इससे मैं उनके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। सेकुलर पार्टी ये समझती है कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे करीब भी आएंगे तो उनको लगता है कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनसे भाग जाएगा। मौजूदा जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति, उसमें यही सब पार्टी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। तो यही असल झगड़ा है और जब ये माहौल बन चुका है तो फिर कौन यार, हाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़िए, अब तो इलेक्शंस में आप तो कहीं पर मुस्लिम वर्ड नहीं सुनते, आप माइनॉरिटी वर्ड नहीं सुनते, तो मैं कहाँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, कोसों मील दूर हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि आज वो एक पॉलिटिकल अनटचेबल हो चुके हैं, वो एक अछूत हो चुके हैं, कोई भी पार्टी उनको अपने साथ मिलाने को तैयार नहीं है, तो भी वो अपने दमखम पर अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा भी था और जीता भी था। आगे वर्ना सिस्टम की बात करते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि बंगाल में 22% जो दलित हैं और जो मुसलमान हैं वो तो किसी वर्ना सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? देखिए, ममता बनर्जी को आज अपने उम्र के हिस्से में इस इलेक्शन के दौरान में इनको जनता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूं, ना ये 22% दलित आते हैं बंगाल के, कहाँ अलायंस करेंगे? इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं ऊपर हूं और तुम लोग तो आते भी नहीं हो, तो मतलब क्या है कि आप गुलामी करते रहो। ममता बनर्जी को बोलना चाहिए था कि भाई हिंदू ब्राह्मण भी एक हो जाएं, ये जिसका गोत्रा शांडिलिया है वो भी एक हो जाएं। उनको बोलना चाहिए था ना भाई, आप वो नहीं बोलते, आप बोलकर क्या डर दिखा रहे हैं NPR NRC का? यही तो इनकी परेशानी है। और ममता बनर्जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि बंगाल के माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि एम्पिरिकल डेटा इनका है जहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर कह दिए। अरे तो कलमा भी पढ़ रही हैं वो। अरे भाई, हम क्या कोई नौटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप एक्टर को देखकर थालियां मारते रहेंगे? क्या है ये बताइए? यही हाल आप करके रख दिया हमारा, तो इसलिए हमारा इन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो इलेक्शन फिर से ही हो रहा है कि ममता बनर्जी ये बता रही है कि मैं मोदी से बड़ी हिंदू हूं और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना भारत में, तो एक दिन जरूर आएगा इस मुल्क में जब इजराइल की तरह यहाँ पर हर पार्टी सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट्स के लिए लड़ती रहेगी। ओवैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना, आप लड़ रहे हैं ना। आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? देखिए, हम उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसनसोल, बताइए, आपका इशारा किस तरह समझ गया मैं, आप ये बताना चाह रही हैं कि भाई जहां मुर्शिदाबाद से मालदा में जहां 75% मुस्लिम है, 65% मुस्लिम है। गलत है ये। अंजुम काशिफ के द्वारा ये सवाल पूछे जाने पर कि इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को एक नोटिस दिया था कि उनने एक रैली में कहा था कि मुसलमानों एक होकर वोट करो, तो ओवैसी साहब का जवाब था कि ये उनका डर है, ये जो ममता बनर्जी है उनका डर है, क्योंकि वहाँ की जनता NRC और NPR को लेकर के काफ़ी भयभीत है।
अंजना कश्यप के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि जब एक मुस्लिम लड़का जुल्फ़िकार नाम का जब मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवाता है टोपी पहन करके, तो इसमें ओवैसी साहब को दिक्कत क्या होती है। तो ओवैसी साहब ने इस बात पे जवाब देते हुए कहा कि वो जो जुल्फ़िकार हैं उनको अगर उनको या तो बंगाल से या फिर गुजरात से अगर वो MP का टिकट देकर अगर उनको जिताते हैं, तब जाकर ओवैसी साहब को लगेगा कि हाँ, मुस्लिम्स के लिए मोदी साहब या मोदी जी कुछ कर रहे हैं। हमारे बोलने के बाद ही तो जुल्फ़िकार निकला ना, वरना तो जुल्फ़िकार बादलों के पीछे चांद की तरह पीछे छुपा हुआ था। हमारे बोलने पे निकालना पड़ा ना बीजेपी को, भाई ये जुल्फ़िकार है। और जुल्फ़िकार क्या है मालूम हो? मोदी क्यों नहीं फोटो खिंचवा सकते मुस्लिम के साथ, क्यों नहीं खिंचवा बिल्कुल, सकते? अरे कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है उनको खिंचवाने के साथ? क्या क्या बोला था सर आपने, क्या बांग्लादेशी हो क्या? हाँ, सीए तो पर बोला, ट्रिपल तलाक, क्या आपने ट्विस्ट दिया? नहीं, ट्विस्ट नहीं दिया। देखिए, हमको मीडिया ने पूछा क्या बोला होगा उसने। मैं बोला भाई मेरे को ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, ये बोला हो सकता, और कुछ नहीं। अब इसमें हमारे बोलने के बाद जुल्फ़िकार निकला ना, तो बीजेपी को दौड़ना पड़ा। अमित शाह ने कह दिया कि आप भी एक हिंदू से फोटो खिंचवाइए। खिंचवा रहे हैं कि नहीं? नहीं, खिंचवाए। हमने तो ऐसे 10 फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पे, हजारों लाखों बार वो देखा गया। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? मोदी जी अगर इतना सेकुलर हैं तो फोटो खिंचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं आप? और क्या फोटो खिंचवाने से ही आप मुसलमानों के लिए या उस बड़े सबसे बड़ी माइनॉरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप बता दीजिए ना। कुछ नहीं कर रहे भाई, फोटो खिंचवा दिए, हम फोटो देख के खुश हो जाएं। कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे वो सब बोलकर, आपने उस फोटो को जरिया बनाया और आप मुस्लिमों को भड़का रहे थे कि देखो वो तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ये पूछ रहे थे, उसके कान में बोल रहे थे। नहीं, अच्छा है, बांग्लादेशी हो क्या? नहीं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में उस नौजवान लड़के को मोदी जी गुजरात से टिकट दे दें। गुजरात से टिकट दे के उसको MP बनाए लोकसभा से। देखेंगे, चलिए उसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत। देखिए, ये एक तरफा मोहब्बत हो रही है। मोदी जी से एक तरफा मोहब्बत के हामी है। जुल्फ़िकार को, जो लड़के का नाम और जुल्फ़िकार वाकई में है, तो उसको टिकट दे दीजिए गुजरात से या बंगाल से देकर जिताइए ना, MP बना दीजिए। आपके पास एक लोकसभा में MP नहीं है, आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? बातों में ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि जर्नलिस्ट 2 तरह के होते हैं। ये दोनों तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, दोनों की जो मानसिकताएं हैं वो काफ़ी अजीब हैं, काफ़ी संघी टाइप की मानसिकताएं इन लोगों में पाई जाती है। वो लोग दिल की बात जुबान पे आई गई क्लब हाउस में, बुरा मत मानिए, मगर आपकी फेटर्निटी में 2 किस्म के जर्नलिस्ट हो गए। एक जो शाखा के जर्नलिस्ट हैं RSS के, और दूसरा ये जो क्लब हाउस वाले जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों में एक ही यूनानिमिटी है कि ये कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम एम्पावरमेंट किसी किस्म का हो। ये जो क्लब हाउस जर्नलिस्ट हैं ये भी अंदर से शाखा के ही हैं, संघी हैं, मगर उनको नरेंद्र मोदी पर्सनली पसंद नहीं है, मगर आइडियोलॉजी वही है। यही तो मामला चल रहा है इस देश में। अंजना कश्यप के द्वारा जब ये पूछा जाता है कि आप मुस्लिम अपीज़मेंट के बारे में बात करते हैं, तो मुस्लिम अपीज़मेंट जो ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुस्लिम अपीज़मेंट होता तो वहाँ पर बंगाल में मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ होता, उसकी तरक्की हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। न स्कूल्स, न कॉलेजेस, न साक्षरता, न नौकरियाँ, न पीने का पानी, इस तरह की कोई भी सुविधाएं मुस्लिम्स के लिए वो आज 10 साल में इकट्ठा या अच्छी तरह से दिया नहीं गया है। ये कौम बहुत बुरी तरह से पीछे जा रही है। अरे भाई, मेरी बर्बादी के अफसाने यहाँ पर बन चुके हैं। अपीजमेंट अगर हुआ तो बताइए कहाँ अपीजमेंट हुआ है? हम आज भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ है तो आखिर क्या वजह है कि 16% मुस्लिम बच्चे 9 और 14 साल के दरमियान में स्कूल को जाते ही नहीं है? आखिर अपीजमेंट अगर हुआ है तो 38% मुसलमान की आमदनी 2500 रुपये क्यों है रूरल बंगाल के? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर 38% जेल में क्यों है? 6% नौकरियां क्यों हैं? अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन क्यों नहीं है? अगर अपीजमेंट हुआ है तो आज भी मालदा मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी पिया जाता है, इतना ज्यादा कि जो WHO के गाइडलाइन से 3000 बढ़ के। कौन सा अपीजमेंट हुआ है? क्योंकि वोट बैंक बना ना, एक पूरे समुदाय को वोट बैंक बनाया गया। नहीं, सर मेरा सवाल ये सवाल सुन के कान पक चुके हैं मैडम। और इस बात पर ओवैसी साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये तो बिल्कुल एक बकवास है, एक जुमला है। इस तरह का ऐसा कुछ भी हमारे समाज में आज देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ मोदी जी का एक नारा ही था, एक जुमला ही था और कुछ नहीं था।
उनको लगता है ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ऐसे ही निकलेंगे। हम यही कहते हैं कि ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सब बकवास है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहा हूं, आपके पास मुसलमान एमपी क्यों नहीं जीता लोकसभा में? आप मुसलमानों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते? आप, मैं दूसरे इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसको आप बोलेंगे ये तो इमोशनल है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये क्यों नहीं करते? अच्छा, गुजरात में आखिरी बार मुस्लिम एमपी कम जीता था? आप जिता दीजिए ना, 84 में। आप जिताकर बताइए ना हमको, अगर हम झूठे हैं। आप नहीं करते, ये क्यों हुआ? ये अब कांग्रेस भी आपको अछूत समझती है। आप कांग्रेस को देखिए और तमाम ऐसे राज्यों में देखिए, यहाँ पर देखिए वो अलायंस में आपके लिए जगह नहीं बनी, अब्बास सिद्दीकी के लिए बन गई, जिनके आप अगर वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के लिए वो कैसी बातें बोलते हैं कि एमपी बनाकर नुसरत जहां को भेजा था वो तो पाउडर मेकअप लगाने लगी। नहीं, मैं आगे बात करते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि हम गोधरा में जीते, वहाँ मेयर बनाए, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने कहा कि आप ही की वजह से बिहार में सेक्युलर पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो इसमें ओवैसी साहब का जवाब इस तरह से था। कोई नहीं करना चाह रहा मुझसे अलायंस तो मैं क्या करेंगे मैडम? हमसे नहीं किए बिहार में, हम लड़े जीते। अब एक बात बताइए, गोधरा में क्या हुआ? हमने लड़ा और बीजेपी का मेयर बनने नहीं दिया वहां पर। मोडासा में हमारा मेन अपोजिशन हम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यही तो हम बता रहे हैं कि, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो नौजवानों में जो एक चर्निंग है वो अब इस तरह की सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स को मानने वाले नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि गोधरा में तो आपकी वजह से मेयर नहीं बन पाया बीजेपी का, हाँ। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन गई आपकी वजह से। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम पर ही ये बात कही थी कि 20 सीट हम लड़े, 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता, 6 एनडीए जीता। अब मैं तो कई मर्तबा आरजेडी के नेताओं से बात किया 6 महीने पहले, वो बोले हंस के मुस्कुरा दिए, किसी ने नाराज हो गए। अब नहीं करते तो नहीं करें ना, हम क्या करें? किसी जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको हिंदू से न कभी तकलीफ थी, न कभी तकलीफ है और न कभी तकलीफ रहेगी, क्योंकि हिंदू इस देश का एक अभिन्न अंग है। बोलेंगे आप? नहीं मैं ये बोलूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स अब इस देश में बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टियों में आ गया है। आप पर रोप लगता है कि आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। 3 लाइन में आप समझाइए, काउंटर कीजिए इस व्यू। मैं देखिए, भारत के संविधान, इंटरव्यू में आप अलग बात करते हैं। हैदराबाद में जब आप माइक थामकर उस चौराहे पे खड़े होते हैं और लोगों के बीच बोलते हैं, तब आपके तेवर, आपका लहजा, सब कुछ अलग होता है। वो हमेशा रहेगा ना आपके साथ, और वो आपकी छवि को बनाता है। उसको कैसे काउंटर कीजिएगा? नहीं, मैं 3 लाइन माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, भारत के संविधान को मजबूत करना है, जमहूरियत में लोगों को और भरोसा दिलाना है, तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। मैं बदलने वाला नहीं हूं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, छांव आए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ऐसा ही रहूंगा। ये मेरी ओरिजिनलिटी है, मैं बदलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसी तरह रहने से ही मैं यहाँ तक आया और आगे भी जाऊंगा। तो ये तो अड़चन बन जाएगा ना 294 तक, लड़ाई तक। कोई फिक्र की बात नहीं है। एक वक्त तो आएगा ना मैडम, जब सब एक हो जाएंगे। आएगा? नहीं, सुनिए आप, मैं जुमला खत्म कर दीजिए। हाँ, ये जुमला नहीं है अमित शाह की तरह। जब सब एक हो जाएंगे तो लोगों को देगा भाई सब काले में है, सफेद में तो एक ही नजर आ रहा है। वो वक्त आएगा। अब तो सब काला होना चाह रहे हैं। अपना आपने सफेद कर लिया। नहीं, अपना नहीं, एक मेटाफोर की तरह समझा रहा हूं। मेटाफोर की तरह, हाँ। लेकिन अब अल्टीमेटली वो इमेज तो आपकी वो है ना। अरे कोई बात नहीं मैडम, देखिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, ना मैं अंजना ओम कश्यप तरह एंकर हूँ कि मुझे अपना इमेज चेंज करना है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरा जो इमेज है ये ओरिजिनलिटी है, बदलेगी नहीं, ये ओरिजिनल है। देखिए, ना तो मैं ये बदलूंगा ना वो क्यों बदलना चाहिए? आप अगर आपको करेज ऑफ कन्विक्शन है तो उस पर बरकरार रहिए ना, वरना तो कल बोलेंगे ये चेंज करो, वो चेंज। मुझे चेंज करना क्या भाई? हम पॉलिटिक्स में है, संविधान के दायरे में रहकर काम करें, और करना भी चाहिए। टोपी भी पहनेंगे और हिंदू मुस्लिम सबके साथ फोटो डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। मुझे किसी भी हिंदू भाई से तकलीफ थी ना है, ना कभी रहेगी। मेरा मुकाबला उन लोगों से है जो अपने आप को जनियोधारू कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश के संविधान पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अभी देश के हालात को लेकर के इनने कहा कि अभी जो अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि अभी जो देश पूरा का पूरा मोदी वेव में डूबा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का मैजिक है, ये जादू है। जब जादू उतर जाएगा, जब मैजिक ख़त्म हो जाएगा, तब सब का सब
धरा का धरा रह जाएगा, सिर्फ सच्चाई और ट्रुथ सामने रह जाएगी। आप खुद देख लीजिए। उस मेजॉरिटी को मौजूदा पार्टियों ने कन्विंस कर दिया है ना सर कि आपने माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से हमारी अनदेखी की। वक्तिया तौर पर आपने कन्विंस किया है, मगर आप देखेंगे कि ये मैजिक शो है। हम जब स्कूल में थे तो मैजिक शो होता था, एक मैजिशियन आकर अपनी टोपी से खरगोश, कभी अपने हाथ से वो फूल निकाल कर किसी को देता था। ये मैजिक शो खत्म होगा। जब खत्म होगा, जब रियलाइज करेंगे भाई साहब ये तो तबाह बर्बाद हो गया, मैजिक शो खत्म होने वाला है। मैजिक शो दिन नहीं चलता मैडम, मैजिक शो नहीं चलता। ये पीसी सरकार की सरजमीन है ना, मैजिशियन है, खत्म हो जाएगा। अब मैजिक शो चल रहा है, देश मुतासिर है, मैजिशियन आ गया है, देखिए बोल रहे, एक दिन मैजिक शो खत्म होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा प्रेजेंटेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और MIM के चाहने वालों से अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इनके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।